नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह के इस लाइव सेशन में। और आज हम लोग संविधान पर अपनी एक विशेष चर्चा करेंगे और कई ऐसे उपबंध जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं और अगर वो सुनते हैं तो दे विल गेट बेनिफिट। सो हमारे बीच आज जो परिचर्चा में जुड़ेंगे लोधी पुनीत राजपूत, सुनील सिंह जी, अनूप कुमार वर्मा, प्रमोद लोधी राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, गिरीश भारत, सुनीता राजपूत, संदीप लोधी, हरिशंकर राजपूत किसान, मुनीश राजपूत जी पीटीआई, पद्मेश लोधी जी, मुलायम सिंह जी लोधी पी के प्रेमी। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी के लिए। और थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 मिनट हम भी विलम्ब से हैं आज, तो 2 मिनट और लगेंगे लोगों को जुड़ने में। मनोज वर्मा जी, राम लोधी जी, पीयूष लोधी जी, रमेश सिंह लोधी जी दादरी से, उदय सिंह लोधी, यशपाल सिंह राजपूत आगरा से, लोधी दिग्विजय सिंह जमसारा, सादर प्रणाम, नमस्कार। रविंद्र सिंह राजपूत, महेश लोधी जी करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश से, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार लक्ष्य के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश राजपूत जी, संदीप लोधी जी, उदय सिंह समाज सेवक हमारे बीच में, और डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश से। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नारायण पटेल। संजय लिलहारे, हाउ आर यू संजय। अपनीश नरवरिया, लोधी उर्वेंद्र भिंड से। डॉक्टर मोनू राजपूत, गुड मॉर्निंग मोनू। शिव मोहन सिंह लोधी हमारे पन्ना के जिलाध्यक्ष लक्ष्य के। कृष्ण गोपाल लोधी भारतीय वायुसेना। संदीप लोधी, पूरन सिंह पटेल साहब नमस्कार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्य के। रविंद्र सिंह राजपूत लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ओम प्रकाश राजपूत जी कन्नौज से, गुड मॉर्निंग। पीयूष लोधी, राय सिंह माहौर, गुड मॉर्निंग माहौर साहब। लतेश राजपूत, गुड मॉर्निंग लतेश। मुकेश सिंह लोधी, अजीत लोधी, गुड मॉर्निंग अजीत। हिमांशु लोधी, सत्येंद्र कुमार राजपूत, सुप्रभात सत्येंद्र। अनीश कुमार, गुड मॉर्निंग अनीश। सतीश लोधी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, नमस्कार। जोगेंद्र राजपूत, स्वामी जी अमर रहें। मुलायम सिंह जी कलाल खेड़िया से, नमस्कार मुलायम सिंह। अवध सिंह लोधी राजपूत, गुड मॉर्निंग। गौरव लोधी राजपूत, नमस्कार। हिमांशु लोधी, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग। जोगेंद्र राजपूत जी, गुड मॉर्निंग। मनोज वर्मा एडवोकेट, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। धर्मेंद्र कुमार लोधी, अवध सिंह लोधी, नमस्ते। लोधी गजेंद्र राजपूत, गजेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग। राकेश राजपूत कन्नौज छिबरामऊ से, राकेश जी गुड मॉर्निंग। सबल सिंह नरवरिया, नमस्कार सुप्रभात। बीडी कैंपस, गुड मॉर्निंग। संजय लिलहारे, राम प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार राजपूत, रूपेंद्र कुमार, आई एम फाइन संजय। दिनेश श्वेता सिंह, गुड मॉर्निंग। दिनेश जी कैसे हैं आप। रामदेवी राजपूत, गुड मॉर्निंग। श्रीमती कल्पना राजपूत, राम लोधी, शिवम राजपूत, गुड मॉर्निंग शिवम। इंजीनियर जितेंद्र लोधी, रोहित पटेल, रोहित हाउ यू। मयंक कुमार लोधी, कल्पना राजपूत, अरविंद राजपूत, ओम प्रकाश सिंह रॉल, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र राजपूत, सोहन देव, गुड मॉर्निंग सोहन, हाउ यू, क्या हाल है भाई। डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत, अनार सिंह जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संतोष राजपूत, शिवशंकर राजपूत हमारे युवा भाई लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर शिवशंकर। आयुष्मान लोधी, सर्वेश कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। हिमांशु प्रताप सिंह, सुनील सिंह जी, संतोष राजपूत। उदय सिंह भाई समाज सेवक का कहना है कि जो जागत है वो पावत है। विनय लोधी अयोध्या से, आयुष्मान गुड मॉर्निंग। शरद राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग। हरिशंकर शास्त्री, नमस्कार शास्त्री जी कैसे हैं। डीडी राजपूत, शिवम राजपूत, पीके राजपूत, कल्याण सिंह राजपूत जी छत्तीसगढ़ भिलाई से हमारे बीच में। मनीष राजपूत, राकेश राजपूत, अमित लोधी राजपूत, कल्याण सिंह जी सुप्रभात। लोधी लाला भैया सिंह, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीपक राजपूत, सोनू लोधी अयोध्या, दिगंबर दयाल लोधी जी हमारे भारतीय रेलवे से, कैसे हैं आप। कृष्णा राजपूत, गुड मॉर्निंग कृष्णा। मनोज वर्मा, मदन राजपूत, धर्मेंद्र कुमार लोधी, अमित लोधी राजपूत सुप्रभात। चंद्र प्रताप सिंह ये विद्यार्थी हैं। शास्त्री जी नमस्कार। रामकिशन राजपूत जी,
कामता राजपूत, जय भगत सिंह, जय भीम, जय संविधान, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी, यश राजपूत, मुकेश पटेल, जोगेंद्र राजपूत, चंद्र प्रताप सिंह, जेपी सिंह, चलिए थैंक यू भाई, जय किशन राजपूत, कैलाश राजपूत, इंजीनियर ओमकार लोधी, तुलसीराम राजपूत, इंदर सिंह जी जमसारा भिंड से, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, संदीप राजपूत लोधी, श्यामलाल लोधा, श्यामलाल जी भी हमारा सेशन डेली सुनते हैं, श्यामलाल लोधा जी लोधी, सुमित राजपूत नमस्कार। मैं मैसेंजर नहीं चलाता हूं तो आपके मैसेज मेरे को नहीं मिलते, मैं मैसेंजर नहीं चलाता हूं, तो जिसको भी भेजना है व्हाट्सएप भेजिए, क्योंकि मैसेंजर हैक हो जाते हैं, तो मैसेंजर का मैं यूज़ नहीं करता हूं। भंवर सिंह नरवरिया साहब भिंड से, गुड मॉर्निंग, सत्यपाल सिंह राजपूत, हमारे अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा नमस्कार। इंजीनियर जितेंद्र लोधी, संदीप राजपूत लोधी, प्रवीण कुमार, पवन राजपूत, अमित लोधी, एडवोकेट राजपूत, दिलीप राजपूत, सुमन सिंह लोधी, ब्रजेश राजपूत, सुबह जल्दी जगना अच्छी बात है, राजपूत, राघवेंद्र लोधी, यतेंद्र सिंह राजपूत, राहुल राजपूत, कृष्णा सिंह लोधी, अवधेश कुमार, निषाद मझवार, सुप्रभात, राघवेंद्र सिंह राजपूत, ब्रजेश राजपूत का कन्नौज से, रजत लोधी नमस्कार रजत, अभय सिंह जी हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, संदीप शुक्ला, धीरज कुमार कासगंज, अजय राजपूत, हरिओम लोधी राजपूत, गुड मॉर्निंग हरिओम, एटा से आशीष लोधी, टीपी सिंह जय हिंद लोधी, यतेंद्र जी हमारे लक्ष्य के जिला कासगंज के उपाध्यक्ष लोधी, सुमित राजपूत, जोगेंद्र राजपूत, रजनीश राजपूत, रमाकांत यदुवंशी, प्रणाम रमाकांत, राम लखन राजपूत, अभिषेक राजपूत, करण सिंह राजपूत प्रमुख, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा इस चर्चा में। सो चलिए, रजत लोधी, नीलेश राजपूत, अब 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, 200 प्लस जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है अब स्टार्ट करना चाहिए। नरसिंह फूल सिंह लोधी, लोकेश बघेल, रजनीश राजपूत, नंदलाल सिंह लोधी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, अजय राजपूत, देवदत्त राजपूत जी हमारे लक्ष्य कासगंज से, चलिए। सो लोधी नितेश राजपूत, उपदेश जी हमारे बीच में है, और एडवोकेट सत्या लोधी, गुड, अमित लोधी राजपूत। कौन किसको गाली दे रहा है इसके चक्कर में आप लोग ना पड़िए, तमाम तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोगों का काम ही है इस तरह की चीज़ें करना। सो चलिए, रवि कुमार सिंह जी हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय प्रभारी टेक्निकल टीम देखते हैं, और आज मैं बात, चलिए रवि जुड़ गए तो यहीं से करता हूँ, सुलेंद्र राजपूत और अभिषेक कुमार, अजय राजपूत इटावा से, सो योगेश कुमार नमस्ते, सरदार अखिलेश सिंह लोधी हमारे बीच में है पंजाब से, सरदार अखिलेश सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग अखिलेश। चलिए, सुरेंद्र कुमार राजपूत, वीरेंद्र कुमार राजपूत जी बदायूं से, गुड मॉर्निंग, हेमलता लोधी भिंड से, सुजीत नरवरिया, गुड मॉर्निंग सुजीत, गुलाब लोधी, अतुल राजपूत, मुकेश लोधा। सो चलिए, अभी सब लोग जुड़ चुके हैं, और श्रीमती संत प्रताप संत रजत लोधी। अब हम चर्चा करते हैं आज के सेशन की। सो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग विनोद कुमार जी कासगंज से, रामेश्वर राजपूत, अब मनोज वर्मा, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा मैं कमेंट में आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। दीपक राजपूत भी है हमारे बीच में। चलिए, सो आज हम अपनी चर्चा आरंभ करेंगे एक विचार से। समाज के लिए कोई अगर काम हुआ है, जैसे कल पन्ना की टीम बनी थी तो उसके बारे में चर्चा की थी हमने, और फिर हम संविधान पर चर्चा करेंगे, और अंत में कविता। तो 4 चीज़ें रहेंगी। समाज के लिए कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। SS निषाद जी, अविनाश सिंह लोधी, अमरजीत राजपूत, आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। किशोर राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। सो सबसे पहले समाज के लिए एक अच्छा कार्य, अभी आपने ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इटावा ज़िले में एक कोई गरीब परिवार था, उसका पूरा घर जल गया था। एक गरीब परिवार का पूरा घर जल गया था। तो उसमें ये सूचना लक्ष्य को प्राप्त हुई, और लक्ष्य की जो हमारी टीम के टेक्निकल टीम है,
इंजीनियर दिनेश राजपूत जी और इंजीनियर रवि राजपूत जी, ये दोनों भाई इंजीनियर हैं और बहुत मेहनत करते हैं लक्ष्य के लिए और समाज को सहयोग करने के लिए। तो जैसे ही इन लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि इटावा में समाज के किसी गरीब व्यक्ति का घर जल गया है, तो इन लोगों ने तुरंत आर्थिक सहयोग के लिए कदम बढ़ाया और लक्ष्य के स्वयंसेवकों ने आपस में सहयोग करके कल 54,000 रुपये की राशि उस गरीब परिवार के लिए भेजी है उनके खाते में। उनका मैसेज भी आया था कि सर हमको पैसे मिल गए हैं। तो मैं लक्ष्य के सभी स्वयंसेवकों को और टेक्निकल टीम को इस मानवीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अब आप सभी लोगों ने इस लॉकडाउन के संकट में, जहां लोगों के पास रोजगार के और आय के साधन नहीं है, वहां आपने एक ऐसे परिवार की सहायता की केवल सोशल मीडिया और अपने लक्ष्य के स्वयंसेवकों के माध्यम से। तो सभी लोगों को इस काम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसे समय में किसी की सहायता की। और हमारा प्रयास ये है कि जिनका घर जला है, शीघ्र ही हम सरकार की योजना के माध्यम से उनके घर का भी निर्माण कर सकें। और अमन जो है एक बहुत यंग इंजीनियर है। अमन जो है मेरे ख्याल से 24-25 साल का एक यंग इंजीनियर है। उसने ये पूरी पहल की और लोगों से बात कर करके अमन ग्रेटर नोएडा में है, उसने पहल कर करके लोगों से सहयोग किया। और भाई उदय सिंह जी हमारे फौजी, सुशील राजपूत जी उरई से, आप सब लोगों ने पहल की और उस पहल के माध्यम से आज उस परिवार के पास कम से कम इतना सहयोग पहुंच गया कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएंगी। और घर का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिस भी योजना से संभव है उनका घर बन जाएगा, तो एक परिवार संकट से उभर आएगा। तो लक्ष्य का जो कार्य है मतलब सैल्यूट करने वाला है। कभी कभी मैं पहल नहीं करता हूं और लक्ष्य के जो स्वयंसेवक हैं, युवा स्वयंसेवक, मैं हमेशा युवाओं पर क्यों भरोसा करता हूं कि युवा लीड करते हैं, वो चाहते हैं कि समाज का कुछ भला हो, कुछ बेहतर हो। तो यंग लड़के सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा आगे आते हैं। पुराने लोगों के अंदर एक ईगो होता है और उनको सम्मान हमेशा चाहिए होता है, काम वो करें या नहीं करें लेकिन वो सम्मान के पीछे भागते हैं। लेकिन युवाओं के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर जज्बा और जुनून होता है और वो हमेशा धन से सहयोग करने के लिए, कहीं सशरीर पहुँच करके सहयोग करने के लिए या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए बड़ी स्पष्टता के साथ काम करते हैं। तो मैं पुनः सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने संकट की घड़ी में एक महान कार्य को संपन्न किया है। और उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के इसी तरीके से किसी व्यक्ति पर अगर कोई संकट आता है या किसी के गरीबी के कारण बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसे काम जब कभी हमें संज्ञान में आएंगे तो जो भी होगा हम सब लोग करते रहेंगे। और ये सब होता है हृदय के परिवर्तन से। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो 1 रुपया भी दूसरों को खर्च नहीं कर सकते, दूसरों को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि समाज के प्रति उनके मन में भाव पैदा नहीं होता। और जब किसी व्यक्ति के मन में समाज के उत्थान का भाव पैदा हो जाता है तो वो एक छोटा सा गरीब मजदूर भी 100 रुपये 10 रुपये निकाल के देता है कि साहब ये समाज के लिए ले लीजिए मेरी तरफ से। तो हम लोगों को सामाजिक बदलाव इसी दिशा में लेके जाना है। समाज का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से ये कहें कि आप बड़े अमीर बन जाओ। व्यक्ति की भावनाओं में परिवर्तन होना, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन होना, जिस दिन हम ये कर ले जाएंगे, जिस दिन समाज में एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित हो जाएगी, उसके बाद अपने आप ही समाज में बहुत सारे लोगों को मदद मिलना आरंभ हो जाएगी। और ये ही असली समाज सुधार है। समाज सुधार का असली तरीका यही होता है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को जन्म दें। हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हमारे पास लाखों रुपए हैं और हम किसी आदमी को अगर 2 वक्त की रोटी ना खिला पाएँ तो हमारे उस पैसे वाले का होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और दुर्भाग्य से समाज में अधिकांश जो लोग रहे हैं उनमें यही समस्याएं रही हैं। पहले जो लोगों ने काम किए हैं उसमें यही दिक्कतें नहीं हैं कि वो राजनीति को उसको राजनीतिक रंग देने के कारण से कभी उसको सामाजिक परिवर्तन में नहीं बदल पाए। उनको वोट चाहिए था, उनको लोगों से दान चाहिए था, उसके दम पर लोगों ने चुनाव तो लड़ा, अपनी जय जयकार तो की, लेकिन लोगों की भावना को नहीं बदल पाए। वो उन्होंने केवल उन लोगों को तो अपने पक्ष में कर लिया जो उनके माध्यम से कुछ कमाई कर सकते थे या उनके सपोर्टर थे, लेकिन वो लोग कभी लोगों के हृदय को नहीं बदल पाए कि आप सिर्फ राजनेताओं का सहयोग मत करिए, आप किसी गरीब आदमी का भी, किसी ऐसे व्यक्ति की सहयोग करने की और पूरी सामाजिकता के परिवेश में अगर ये चीज़ें दौड़ जाएं
तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल चलिए, तो सभी स्वयंसेवकों का पुनः आभार। और आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी कोट के साथ में, एक बहुत अच्छी कोट में जो है मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात करेंगे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर बेसिकली अमेरिका में जो अश्वेत आंदोलन था 1950-60 के आसपास, उसके नेता थे और दुनिया के सबसे अच्छे स्पीकर में से उनको माना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अमेरिका में क्या था कि जो नागरिक अधिकार थे, वो नागरिक अधिकार अश्वेत लोगों को नहीं थे, बहुत सारे नागरिक अधिकार। तो उसी की उन्होंने मुहिम छोड़ी और उन्होंने कहा कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, और अश्वेतों के अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा। आप लोगों को कभी मिले मौका तो उनका एक बहुत अच्छा भाषण है, उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक भाषण है, आई हैव अ ड्रीम। आप उस भाषण को सुनना यूट्यूब पर, आई हैव अ ड्रीम। इतना ज़बरदस्त भाषण है, उस भाषण को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितनी योग्यता के व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और बाद में उनको असैसिनेट कर दिया गया था। अश्वेतों के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, उसी के अश्वेत लोगों को अधिकार मिले अमेरिका में, सिविल राइट्स। तो आज उन्हीं की एक कोट है, उनकी ही एक उनका एक विचार है जो हमने लिया है। और क्या विचार है कि मानव की प्रगति कभी अपने आप नहीं होती। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि मानव की प्रगति कभी अपने आप नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपने आप प्रोग्रेस कर जाएगा, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। न्याय के लक्ष्य की ओर बढ़ाए हर कदम पर बलिदान, संघर्ष और तकलीफें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले तो उस न्याय को प्राप्त करने के लिए आपको बलिदान भी देने पड़ेंगे, संघर्ष भी करने पड़ेंगे और बहुत सारी आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और कोई भी समाज अच्छा समाज तभी होता है जब उसमें न्याय हो, उसमें लोगों को न्याय मिले। लक्ष्य के लिए समर्पित व्यक्ति का अथक परिश्रम और जुनून होता है। जो व्यक्ति लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं उनके अंदर अथक परिश्रम करने की जिज्ञासा होती है और जुनून होता है। कई बार लोग सवाल खड़ा करते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को क्यों सुविधाएं दी जा रही हैं, जो गरीब लोग हैं उनको क्यों? क्योंकि भाई उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति 10 पीढ़ियों से अगर उसकी घर में गरीबी और अशिक्षा है तो न्याय क्या कहता है? न्याय ये कहता है कि भाई इनको मौका दिया जाए, इनको अवसर दिया जाए, है ना। तो वही न्याय का सिद्धांत है। और उसी मार्टिन लूथर किंग ने किस संदर्भ में कहा था कि अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ, जो ब्लैक थे, उनके साथ अन्याय होता था अमेरिका के लोगों के द्वारा। उसी अधिकारों के लिए वो लड़े और उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि बराक ओबामा जैसे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए हैं। मतलब ऐसे लोग जो पहले दास के रूप में रखा गया था, मजदूर के रूप में रखा गया था, वो आज राजनीतिक अधिकार, राष्ट्रपति और तमाम वैज्ञानिक, फिल्मी अभिनेता इत्यादि अमेरिका में बन पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़े और आज हम आरंभ करते हैं अपनी संविधान की अमृत कथा। कल हम लोगों ने आर्टिकल 342 तक चर्चा की थी, आज हम 342 से आगे चर्चा करेंगे। और मैंने कहा था राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भारत की, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 17, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमने अब तक भाग 16 कर लिए हैं। भाग 16 हमने कंप्लीट कर लिए हैं 22 में से, और आज भाग 17 हम लोग पढ़ने वाले हैं, भाग 17। और आर्टिकल 342 हमने पूरे कर लिए हैं 395 में से। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते में, आज सोमवार है, शुक्रवार तक हमारा संविधान पूरा हो जाएगा जहाँ तक है। और हो सकता है उससे पहले ही पूरा हो जाए। और उसके बाद हम लोग 2 दिन में पूरे संविधान को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो हमारा पूरा का पूरा संविधान स्पष्ट भी हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोगों का वो पूरा का पूरा जो संविधान है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। क्लियर। आज हम बात करने वाले भाग 17 के बारे में। संविधान में भाग 17 क्या है? भाग 17 है राजभाषा। राजभाषा को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकार की जो ऑफिस है उसकी भाषा क्या होगी, आधिकारिक रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको बता दूंगा क्या टेक्निकल चीज़ है। आर्टिकल 343 हम आरंभ करते हैं और 343 में 3 प्रोविजन है।
संविधान के अनुच्छेद 343 में 3 बातें हैं। क्या 3 बातें हैं? पहली बात है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन मतलब भारत सरकार। सो आर्टिकल 343 फर्स्ट कहता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो भाषा तो आपको पता है हिंदी क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी ही है। स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे आ आ ई उ ऊ का खा गा घा, ये स्क्रिप्ट है किसकी? देवनागरी की। ठीक है, इसको देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसके शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्लियर? सो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। उसके बाद और अंकों के रूप में क्या होगा? भारतीय जो अंक हैं लेकिन उनका इंटरनेशनल मानक प्रयोग होगा। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, ये प्रयोग नहीं होंगे, बल्कि जो रोमन अंक है अंतर्राष्ट्रीय मानक के 1 2 3 जैसे लिखते हैं ना 1 2 3, मतलब 3 जैसे ऐसे लिख दिया हमने, ये ऐसे, ये वाला जो 3 है ऐसे वाला 3 वो हमारे वो होगा। तो अंक हमने कौन से प्रयोग किए हैं? इंटरनेशनल पद्धति वाले अंक हमने प्रयोग किए हैं। और जो हमने स्क्रिप्ट ली है, जो लिपि हमने प्रयोग की है वो देवनागरी है। तो ये आप याद रखना, हमने देवनागरी को स्क्रिप्ट लिया है लेकिन अंकों को हमने इंटरनेशनल लिया है। अंकों ने हमने हिंदी वाले अंक नहीं लिए हैं, जो पहले आपने देखा होगा था हिंदी में 1 चलता था, जैसे उसका जो 7 सा इंग्लिश के 6 जैसा लगता है। पहले देवनागरी जो मतलब जो हिंदी के अंक थे उसमें 7 जो बनाते थे इस तरीके से, वो आज 6 बनता है इंग्लिश में। तो हमने ऐसे नहीं लिया है, हमने क्या लिया है? अंकों को इंग्लिश लिया, इंटरनेशनल लिया है, लेकिन स्क्रिप्ट हमने देवनागरी रखी है। क्लियर? सो दैट इज आर्टिकल 343(1). मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल, ताकि सभी लोगों को एक ही बार में समझ में आता रहे। द फॉर्म्स ऑफ द न्यूमरल्स टू बी द यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन शैल बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द इंडियन नंबर्स। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 343 में 2 नंबर की बात क्या कही है, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें कहा है किसी बात के होते हुए इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, यानी संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, उससे लेकर के 15 साल तक, यानी 1965 तक 15 साल वही हो गया, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। यही समस्या आ गई। तो जब 15 साल बाद ये कहा गया कि अंग्रेजी को हटाओ, तो दक्षिण भारत के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। भारत में कई जगह हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए कि हिंदी को नहीं लाएंगे, हिंदी को नहीं लाएंगे, और ये तब से ऐसा ही बना हुआ है। तो आज भी जो है, और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान में हिंदी है, लेकिन सभी जगह अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343(2) में ये कहा गया था कि 15 साल के बाद इसको हटा करके अंग्रेजी को हिंदी आ जाएगी। फिर वो आई नहीं। इसलिए मैं सब लोगों से क्यों बोलता हूँ कि अंग्रेजी पढ़िए, क्योंकि अंग्रेजी आज की डेट में ही एकमात्र विकल्प है। आपको हिंदी का ज्ञान हो अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि सब कुछ इंग्लिश में होता है। जो संघ के लेवल पे, भारत सरकार के लेवल पे बिल बनते हैं, एक्ट बनते हैं, भारत सरकार के लेवल पे आपने देखा होगा कि जितने भी कोर्ट की भाषाएं हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, विज्ञप्तियां हैं, कंपटीशन एग्जाम हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईएएस, आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सीडीए, सीडीएस, एनडीए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, कहीं आप देखना सभी परीक्षाओं में क्या है? इंग्लिश कंपलसरी है। सो हम लोगों को संघ की सेवाओं के अनुसार और भारत में जो प्रशासनिक और न्यायिक और जो कर्मचारी वृंद है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है? इंग्लिश को अवश्य पढ़ना है, अंग्रेजी को अवश्य पढ़ना है। चाहे बाकी आपको चीज़ें कम आती भी हो, चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश को नहीं छोड़ना है। और प्राइवेट सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है इंग्लिश। जैसे आप नोएडा में या गुड़गांव में किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, या बेंगलोर में, तो आप किसी भी कंपनी में अच्छे इंजीनियर, अच्छे आप मैनेजर, अच्छे आप टेक्नीशियन तभी हो सकते हैं जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। और इंटरव्यू में आपको तभी रखा भी जाएगा जब आप उन भाषाओं में अपना इंटरव्यू दे पाएँ। तो आप याद रखिएगा कि भारत की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, भले ही संविधान में हिंदी है, लेकिन हमको इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। क्लियर? आगे हम आते हैं 3
343(3) में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद के होते हुए संसद 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का और देवनागरी अंकों का उपयोग करता रहेगा। ये उसमें लिखा हुआ है 343 में। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 344 कि राजभाषा अगर हिंदी है तो उसके लिए आगे क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। क्या व्यवस्थाएं होंगी? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं राजभाषा के लिए एक आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक आयोग बनाएंगे और एक समिति का गठन करेंगे जो राजभाषा के विकास इत्यादि के संबंध में कार्य करेगी। क्या क्या होगा? राष्ट्रपति संविधान के आरंभ के 5 वर्ष के बाद और उसके प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उसमें शामिल होंगे। तो आपने देखा होगा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। अब आप ये 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाओं को डाला गया है, मैथिली भी है, पंजाबी भी है। आप लोगों में से अगर कोई चाहे तो इंटरनेट से चेक करके सेशन के बीच में डाल देना कमेंट में कि इस समय भारत में इतनी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में हैं, इतनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। और 8वीं अनुसूची की भाषाओं के जानकार लोगों में से कोई भी लोग और प्लस एक उसका अध्यक्ष होगा जो राष्ट्रपति बनाएगा। इससे बनेगा राजभाषा आयोग। क्या बनेगा? राजभाषा आयोग। क्योंकि राजभाषा हिंदी है तो उसमें जो 8वीं अनुसूची की भारत की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को शामिल कर करके उन लोगों से इनपुट लेकर के राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कैसे हिंदी को सुगम बनाया जाए, कैसे इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सारी चर्चाएं राजभाषा आयोग करेगा। और प्रत्येक 10 साल बाद उसका गठन होगा और वो राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें देगा। लोधी पीके प्रेमी हमारे विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो लोधी पीके प्रेमी ने जवाब दिया है कि 22 भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। धर्मेंद्र राजपूत का जवाब भी है 22 भाषाएं। मैं आप सब लोगों से एक और सवाल यहाँ पर रख देता हूँ कि वर्तमान में जो राजभाषा आयोग है, जो अंतिम राजभाषा आयोग कौन सा बना था, उसके चेयरमैन कौन थे, वो भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगी? राज्य की राजभाषाएं। तो जो हमारे राज्य हैं, मतलब जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब भी अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग अपने राज्य की राजभाषा के रूप में कर सकते हैं। जैसे संघ की राजभाषा क्या हो गई? संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलेगी, लेकिन बाद में वो कभी हटाई नहीं। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी चलती चली जा रही है। क्लियर? प्रैक्टिकली अंग्रेजी चलती चली जा रही है, भले ही संविधान में हिंदी लिख रखा है। इसी तरीके से आर्टिकल 345 ये कहता है कि राज्य की राजभाषाएं होंगी। क्या संबंध है? किसी राज्य का विधानमंडल, जहां पर एक हाउस है वहां विधानसभा, और जहां 2 हाउस है वहां विधानसभा और विधान परिषद, और राज्यपाल द्वारा उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषा में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा का दर्जा के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा है हिंदी। पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। क्लियर? उड़ीसा की राजभाषा है उड़िया। या कभी कभी 2 भाषाएं भी हो सकती हैं, जैसे उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी, लेकिन उन्होंने संस्कृत को दूसरी राजभाषा बना दिया है। इसी तरीके से कुछ राज्यों में हिंदी भी दूसरी राजभाषा के रूप में चलती है। तो राजभाषा एक या एक से अधिक भी हो सकती है राज्यों के लिए। राज्यों के लिए वो अपनी सुविधा के अनुसार से एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। और वो जो शक्ति है वो आर्टिकल 345 के अनुसार उस राज्य के किसको है? विधानमंडल को। उस राज्य का विधानमंडल ऐसी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। क्लियर? लेकिन अगर किसी राज्य में राज्य के विधानमंडल ने ऐसा उपबंध नहीं किया है, मान लीजिए कि ये हमारी राजभाषा है, तो उसका कामकाज अंग्रेजी में ही चलता रहेगा, क्योंकि संविधान के लागू होने के समय अंग्रेजी ही भाषा के रूप में उस समय चल रही थी। क्लियर? आगे हम आते हैं आर्टिकल 346। तो अभी हमने 343 में बात की थी संघ की राजभाषा क्या होगी, 344 में बात की थी राजभाषा के लिए एक आयोग और एक समिति होगी, और 345 में हमने बात की थी राज्य की जो राजभाषाएं हैं वो क्या होंगी। और अब हम आते हैं आर्टिकल 346, संविधान का अनुच्छेद 346 वो कहता है एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी।
ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट और द यूनियन। यानी जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में संवाद होगा तो वो कौन सी राजभाषा का प्रयोग करेंगे, या मान लीजिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में अगर कोई पत्राचार होगा तो उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, या उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना है तो उसके लिए कौन सी भाषा होगी। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है संविधान में, आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 वो ये कहता है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच तथा किसी राज्यों और संघ के बीच प्राधिकृत राजभाषा होगी। तो जो यूनियन में प्रयोग हो रही है, जैसे भारत में कौन सी भाषा भी प्रयोग हो रही है, इंग्लिश हो रही है, तो भारत सरकार और अन्य राज्यों के बीच में तो किस में होगा कम्युनिकेशन, इंग्लिश में होगा, क्योंकि इंग्लिश को हटा नहीं पाए। लेकिन हिंदी में भी होगा, क्योंकि हिंदी राजभाषा लिखी हुई है, तो दोनों वर्जन में वो होगा। क्लियर। परंतु दो जो राज्य हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भैया हम अपन तो हिंदी में ही करेंगे, आप हमको हिंदी में पत्र भेजना अपने, और हम भी आपको हिंदी में भेजेंगे। तो दो राज्य आपस में करार करके अपनी पत्राचार की भाषा यानी अपनी जो आधिकारिक भाषा है उसको तय कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का मसला है तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में तो हिंदी में होता नहीं है। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को, तमिलनाडु सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप भी इंग्लिश में भेजना, हम भी इंग्लिश में भेजेंगे। तो वो राज्यों के ऊपर तय करता है आर्टिकल 346 में कि वो बना सकते हैं। लेकिन संघ की अगर मामला आएगा, जहां भी संघ का मसला होगा, उसमें क्या होगा कि संघ की जो भाषा प्रयोग हो रही है वही भाषा राज्य और संघ के बीच में कम्युनिकेशन का चैनल बनेगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 347 आर्टिकल 347 क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उत्पन्न। तो मान लीजिए कोई राज्य है, किसी राज्य में कोई भाषा बोली जाती है बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा, और राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति उसके बारे में रिपोर्ट मंगा सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, तो उस भाषा को आधिकारिक प्रयोग के लिए अनुमति दी जा सकती है। क्लियर। ये है आर्टिकल 347। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम, और आगे आता है आर्टिकल 348 संविधान का अनुच्छेद 348 क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स बिल्स एक्सेट्रा। तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भाषा क्या होगी, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, या जो बिल बनेंगे, एक्ट बनेंगे, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 348। यहाँ ये कई बार पूछा जाता है कि भारत के न्यायालयों की भाषा क्या होगी। क्लियर। सो बड़े क्लियर प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये कहता है संसद जब तक कोई विधि नहीं बनाएगी तब तक क्या भाषा चलेगी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां इंग्लिश में होंगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जितने भी इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्लियर। ये है आर्टिकल 348, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि संसद उसके लिए कोई विधि ना बना दे। केवल संसद कोई कानून बना करके ही इसे रोक सकती है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे के सारे हाई कोर्ट्स में और भारत के सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश। क्लियर। उसके बाद और क्या होगा, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले जो विधेयक हैं या जो भी अध्यादेश पारित होते हैं उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। यानी जो भी संसद में बिल आते हैं, जो भी एक्ट आते हैं, जो भी सारी चीज़ें आते हैं, वो सारे के सारे जो प्राधिकृत पाठ हैं वो इंग्लिश में होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विधि बना करके संसद कह सकती है कि हमारा पार्ट हिंदी में भी होगा, या कोई राज्य का विधानमंडल कह सकता है कि नहीं भैया हमारा तो हिंदी में होगा, ये भी हो सकता है। क्लियर। उसमें उसको शक्ति दी गई है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के बारे में भी प्रावधान कर सकता है। मतलब जैसे राज्य का राज्यपाल है, वो कहता है कि जैसे उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई कोर्ट
कह सकता है कि भाई आपकी जो सारी चीज़ें वो हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति को भेज देगा, तो फिर राष्ट्रपति के माध्यम से उसके लिए डायरेक्शन आ जाएगा कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो राज्य के लोगों की चीज़ों को भाषा को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई उस राज्य की भाषा में भी करे। क्लियर। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 349 349, और आर्टिकल 349 कहता है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के संबंध में अगर हमें कुछ कोई लॉ बनाने हो तो वो लॉ बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में दे रखा है। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, इस संविधान का प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेके 15 वर्ष की अवधि मतलब 1965, ठीक है। अनुच्छेद 348 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भाषा के बारे में कोई बदलाव करना है या किसी राज्य में कोई चीज़ें करनी है, मान लीजिए संसद को उस पर विधि बनानी है और भाषा का मसला है, तो वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उस विधेयक को कोई भी ले आए, मतलब जब तक राष्ट्रपति पूर्व अनुमति नहीं देंगे तब तक वो विधेयक, भाषा के संबंध में आप याद रखना सिंपल सा प्रोविजन है 349 के, भाषा के संबंध में अगर कोई भी परिवर्तन करना है और उसके संबंध में अगर कोई विधेयक लेने आके आना है तो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर। तो ये हमारी बात हो गई आर्टिकल 349 की। क्लियर। आगे बढ़े। आगे आता है आर्टिकल 350, संविधान का अनुच्छेद 350। उसके बारे में स्पेशल डायरेक्टिव्स, कुछ विशेष निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं? एक निर्देश है 350 में, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। हिंदी देखिए कितनी कठिन होती है। व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, ये है हिंदी। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर रेड्रेसल फॉर ग्रीवांसेस। इसका मतलब ये है आर्टिकल 350 का कि जैसे किसी आदमी को कोई शिकायत करनी है तो शिकायत करने के लिए जो एप्लीकेशन देगा उसकी भाषा क्या होगी, ये है बेसिकली। लेकिन हिंदी में ऐसे ऐसे शब्दों को घुमा घुमा के डाल देते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता। क्या है? सिंपल है 350 में कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई शिकायत करना चाहता है तो उसको कोई परेशानी है तो उसकी जो शिकायत करेगा उस शिकायत की भाषा क्या क्या हो सकती है, ये है 350। तो क्या संविधान ने व्यवस्था की है? संविधान ने व्यवस्था ये की है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी यथा इस संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन कर देने का हकदार होगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो 350 ये कहता है कि अगर उसको किसी अथॉरिटी के सामने, मान लो उसको कोई लेटर भेजना है कि साहब मेरी ये शिकायत है, तो वो संघ में प्रयोग होने वाली भाषा या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में अपना लेटर भेज सकता है। किसी भी भाषा में अपना एप्लीकेशन दे सकता है। जैसे मान लो उड़ीसा का आदमी है, अब उसको अपना पत्र भेजना है भारत सरकार में, तो वो उड़िया में भी भेज सकता है, अपनी शिकायत उड़िया में भी भेज सकता है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, उसको भारत सरकार में कोई किसी विभाग में या किसी अधिकारी के सामने दिक्कत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में भेजे, वो हिंदी में भी अपनी शिकायत पत्र भेज सकता है। क्लियर। सो दैट इज आर्टिकल 350। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसको आप इसको याद कर लेना, 350A 350A एक आर्टिकल है 350 का। याद इसलिए कर लेना कि ये कई बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 350A या 350 का ये कहता है, ये मेरे ख्याल से बाद में जोड़ा गया है, ये इसको बाद में जोड़ा है। और ये 350 का कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर है, मतलब प्राइमरी क्लासेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में। इसके बारे में प्रावधान है। और जो भाषाई और अल्पसंख्यक के वर्ग के बालक हैं वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। तो 350 का को आप याद करके रखिएगा कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो वो है 350 का आर्टिकल 350A। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बार बार आपने देखा होगा कि मातृभाषा इत्यादि को लेकर के
सवाल भी उठते हैं और उस पर कई बार उस पर लोग जो है डिबेट भी हो जाते हैं, कई बार इशू भी बन जाते हैं। सो मातृभाषा, और ये मातृभाषा में ज़रूरी भी है, मतलब मेरा भी अपना मानना है कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। उसका उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो किसी भी बच्चे का जिस एरिया में पालन पोषण हो रहा है वहाँ की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझता है, तो वो चीज़ों को आत्मसात करता है। और अगर उसको वो सारी शिक्षा मातृभाषा में अगर मिले तो उसको क्या है, चीज़ों को समझना बहुत सरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की माता या उसकी दादी, मान लीजिए कि उसकी दादी अगर पढ़ी लिखी नहीं है, किसी बच्चे की कम पढ़ी लिखी है, या किसी बच्चे के जो दादाजी हैं वो पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन उनको अपना ज्ञान है पूरा क्षेत्र का कि भाई हमारे यहाँ खेती में ये फसलें होती हैं, ये पुदीना होता है, ये धनिया होता है, ये मिर्चा होती है, ये आलू हैं, ये गेहूँ है, ये भैंस है, ये खेत बोलते हैं इसको, तो वो सब लोगों को जानकारी होती है। अगर छोटे बच्चे की शिक्षा को हम मातृभाषा में करेंगे तो उस बच्चे के ज्ञान का दायरा बहुत व्यापक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण की सारी चीज़ों को समझता है, अपने दादाजी के माध्यम से, दादी के माध्यम से, अपने परिवार के जो दूसरे वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के माध्यम से। अगर मातृभाषा के स्थान पर हम उसको बाहर से लाई गई किसी भाषा में अगर पढ़ाएंगे तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो उसका वातावरण है उसमें जो चीज़ें उसको वो नहीं समझ पाएगा, उसको दिक्कत होगी। जैसे उसके दादाजी ने कहा कि गए खेत में, बोले खेत में ओट आ रखी है, अब तो जामे गेहूँ बोएंगे। तो वो बच्चा है उसने उसको तो समझ लिया कि जो है ओट आ रखी है, लेकिन जब उसको क्लास में जाके इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में वो उस टर्म को समझ ही नहीं पाएगा कि वो कंडीशन क्या है, तो ऐसे में उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांश बड़े राजनेता बनते हैं, मतलब जो लोग गांव में पैदा होते हैं वो लोग बड़े राजनेता बनते हैं। आप जिसकी भी आप बैकग्राउंड चेक करना, बड़े बड़े राजनेताओं की, कुछ लोगों को आप देखेंगे तो कुछ लोगों को छोड़ करके अधिकांश जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से क्यों निकलते हैं, क्योंकि वो ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होते हैं, तो वो उन चीज़ों की व्यवहारिकता को समझते हैं, उनको ज्ञान होता है। और उसके बाद जब वो शहरों में जाते हैं और दूसरे स्तर पे जब वो काम करते हैं तो उनको वो नॉलेज भी मिलती है, तो उनके ज्ञान का दायरा व्यवहारिक रूप से व्यापक हो जाता है। हो सकता है उनको बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा ना हो, किताबी ज्ञान ज़्यादा ना हो, इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में वो उनको नहीं आती हों, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो उसमें उस परवरिश में जी के आए हैं। और एक व्यक्ति बिल्कुल नगरीय माहौल में रहता है, शहरी माहौल में रहता है, उसको भारतीय जो ग्रामीण संस्कृति है, क्योंकि राजनीति तो ग्रामीण क्षेत्र से ही होती है, तो उस संस्कृति के बारे में उसको ज्ञान कम होता है, प्रैक्टिकली उसकी नॉलेज नहीं होती है। वो जाएगा, हो सकता है उसको ये भी नहीं पता हो कि चना का पेड़ कितना बड़ा होता है, या बैंगन का पेड़ होता है, या बैंगन की बेल होती है, लौकी, इतनी बड़ी लौकी किस पेड़ पे आती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले, और ये इसलिए नहीं कि उसको हम कुछ पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम होते हैं। एक डायमेंशन उसका खेल का हो सकता है बच्चे का, एक डायमेंशन उसका त्योहारों को समझने का हो सकता है, एक डायमेंशन उसका इस बात के लिए भी हो सकता है कि वो अपने संस्कारों को समझे। तो किसी भी व्यक्ति का जब बचपन होता है उसके बचपन के मल्टी डायमेंशन होते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशन तभी डेवलप होंगे, तभी विकसित होंगे जब उसकी व्यवहारिक और मातृभाषा में उसको वो सारी चीज़ें सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों का और जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो बड़े स्कॉलर हैं, बड़े रिसर्चर्स हैं, उनका ये मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और भारत के साथ में एक बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ है कि ग्रामीण समाज का जो टैलेंटेड योग्य बच्चा है, जब वो निकल के जाता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, उसको व्यवहारिक अनुभव तो है, लेकिन वो जब शहरों में जाता है और शहरों में जब उसका कंपटीशन कॉन्वेंट पढ़े बच्चों से होता है जो इंग्लिश में बहुत आगे हैं, और आगे चल करके पैमाना बना दिया जाता है इंग्लिश को ही, तो वो बच्चे जो बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी होते हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी बच्चे भी कंपटीशन में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक बाधा हो जाती है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर, भाषा का अवरोध। और भाषा के अवरोध के कारण वो बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं कर पाते और वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उनकी जो प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा ज़बरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि उनको व्यवहारिक ज्ञान बहुत है। इसलिए आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे चल करके नेता बहुत बनते हैं। उसकी वजह यही है
क्योंकि उनकी जो नॉलेज थी, उस नॉलेज की कदर वहाँ कंपटीशन में तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके पास ज्ञान ज़्यादा था, उनके पास व्यवहारिक अनुभव ज़्यादा था, इसलिए वो फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। और आप जानते हैं कि जो राजनेता लोग होते हैं फिर वो सबके ऊपर होते हैं। आप तैयारी करके साइंटिस्ट बनिए, खूब पढ़ करके आप IAS बन जाइए, आप जज बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन आप देखेंगे कि बाद में चल करके पॉलिटिशियन जो होता है वो सबके ऊपर पहुँच जाते हैं। क्लियर? सो चलिए, ये मातृभाषा के बारे में प्रोविजन था। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 350B 350 खा। 350 खा भी इम्पोर्टेंट है और उसमें यह कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में एक भाषा है जिसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अंडमान और निकोबार में आदिवासी लोग थे, उनकी बहुत जनजाति लोग, उनकी बहुत कम लोग थे उस भाषा को बोलने वाले, सेंटिनली लोग थे। उसी तरीके से मान लीजिए गौड़ जनजाति हो सकती है, उसकी अपनी भाषा हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में किसी किसी भाषा को बोलने वाले कम लोग होंगे, तो ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक बोलते हैं इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी कई तरीके से हो सकती है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैसे हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं, उसके बाद जितने लोग हैं सब धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं। उसी तरीके से भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं जो कम लोग होते हैं किसी भाषा को बोलने वाले। तो उसके लिए आर्टिकल 350 खा आर्टिकल 350B में एक प्रोविजन है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जो राष्ट्रपति ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगा और वो अधिकारी जो अल्पसंख्यक लोग हैं भाषा को बोलने वाले, उनके हितों का संरक्षण, उस भाषा का संरक्षण इत्यादि के लिए वो प्राधिकारी काम करेगा। दैट इज आर्टिकल 350B यानी 350 खा। आगे 351 आप लोग याद रखना, बहुत काम आएगा। आर्टिकल 351 बड़े काम का है। 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। 351 तो आर्टिकल 351 किससे है? हिंदी से संबंधित। एक तो 343 था हिंदी राजभाषा होगी, और यहाँ पर 351 में दे रखा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष जो है निर्देश क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो इसमें क्या दे रखा है? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संघ का यह कर्तव्य हो गया, संघ मतलब भारत सरकार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यानी भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसको फैलाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब संघ का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसको फैलाए, उसका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर। भारत की जो संस्कृति है वो मिली जुली है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, इसलिए हमारी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, इसलिए हमारी संस्कृति क्या है? मिश्रित संस्कृति है। कंपोजिट कल्चर बोलते हैं उसको। यानी सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी क्षेत्र, सभी बोलियां, सबको समाहित कर लेना, उसी को बोलते हैं कंपोजिट। तो भारत की जो संस्कृति है वो क्या है? कंपोजिट। क्लियर? कैसी संस्कृति है? कंपोजिट, मिश्रित, यानी सामासिक वर्ड होता है उसके लिए हिंदी में प्रयोग। क्लियर? सो ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति की रक्षा कर सके। क्लियर? और साथ ही साथ ये भी है कि हिंदी भाषा को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए कि जो दूसरी भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, इंग्लिश है, उसके जो प्रमुख शब्द हैं वो हिंदी में आ जाएं, ताकि लोग सहजता के साथ उनका प्रयोग करना आरंभ कर सकें। अब आपने देखा होगा, जैसे देखिए हम लोग हिंदी में कई सारे शब्दों को हम अपनाते जा रहे हैं और हिंदी का विस्तार हो रहा है। बटन जो आप जानते हैं, बटन शब्द जो हमारे कमीज में होता है, शर्ट में होता है, बटन बेसिकली हिंदी का शब्द नहीं है, इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे इमरजेंसी, अरे भैया इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी वर्ड का मतलब तो आपातकाल होता है, लेकिन हम आमतौर पे अब बोलचाल में किसका प्रयोग करते हैं कि इमरजेंसी हो गई, तो इंग्लिश के वर्ड हमने ले लिए। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को लेते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, दूसरी भाषाओं को उसमें हिंदी में शामिल किया जा रहा है, ताकि वो स्वीकारता उसकी बढ़े और उसका प्रचार और प्रसार भी हो, ताकि वो जो कल्चर है भारत की, उस कल्चर को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये हमारा है आर्टिकल 351 यानी 351। तो हमेशा याद रखना कि भारत में हिंदी भाषा के बढ़ावा देने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, उसको समृद्ध करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 351 है, आर्टिकल 351। तो आर्टिकल 351 बहुत काम का है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है?
चलिए अब हम आते हैं, यहाँ तक तो हो गया भाषा के बारे में। ये जो राजभाषा थी इसके बारे में जो था ये भाग 17 था। क्या था? भाग 17 पार्ट 17 ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे भारत के संविधान में और एक विशेष उपबंध की आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज पार्ट 18, संविधान का भाग 18। और संविधान का भाग 18 आप सब लोगों को पता होना चाहिए। संविधान का भाग 18 सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या है संविधान का भाग 18? आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। कई बार राष्ट्रपति शासन के नाम सुने होंगे कि प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति का शासन लग गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपातकालीन उपबंध क्या है संविधान में, कौन से आपातकाल होते हैं, इसके बारे में ही भाग 18 है। संविधान का भाग 18 है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकालीन उपबंध। जैसे अभी सभी व्यवस्था संविधान के हिसाब से चल रही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अचानक कोई हमला हो जाए, भारत पर आक्रमण हो जाए, तो फिर आपातकाल लगाना पड़ेगा। ऐसे में कैसे व्यवस्था चलेगी? या मान लीजिए किसी प्रदेश में सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में व्यवस्था कैसे चलेगी? इमरजेंसी अगर आ गई तो कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? तो ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उसके संबंध में भारत के संविधान में एक भाग में प्रावधान किए गए जिसको बोलते हैं पार्ट 18, संविधान का भाग 18, इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकालीन उपबंध। और संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक संविधान में इसकी व्यवस्था है। क्लियर? सो आपातकालीन उपबंध, राम लोधी ने जैसे बताया कि जर्मनी का संविधान था, वीमर जो है रिपब्लिक था वहां पे, वीमर रिपब्लिक के उससे इसको लिया गया है। इसको आपातकालीन उपबंध को चर्चा करते हैं हम आर्टिकल 352 से, संविधान के अनुच्छेद 352 से 352, 356 और 360, ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि 352, 356 और 360 ये हर किसी को पता होने चाहिए। यानी ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। क्लियर? 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, और 360 है वित्तीय आपातकाल। तो भारत में अभी कभी वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। 352 का 3 बार प्रयोग भारत में हो चुका है। और बाकी जो आपातकाल हैं राष्ट्रपति शासन वाले 356, वो तो आप सुनते ही रहते होंगे, वो तो कभी ना कभी साल भर में कहीं ना कहीं लग ही जाता है। क्लियर? सो ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से, और ये काफ़ी जो है काम आने वाली चीज़ है हर तरीके से। भाग 18 संविधान अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल की उद्घोषणा। क्या है? आर्टिकल 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह, तो भारत के पूरे भारत में या भारत के किसी भी एक राज्य के या किसी क्षेत्र में या किसी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। क्लियर? यानी जैसे मान लीजिए आर्टिकल 352 ये कहता है कि भारत पर अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, युद्ध हो गया है, ठीक है, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में कोई विद्रोह हो गया है, ऐसा विद्रोह आर्म्ड रिवेलियन जिसमें लोग हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे। क्लियर? सो जिनको इंग्लिश में हिंदी में दिक्कत हो प्लीज बताते जाना, मैं कोशिश तो करता हूं कि आपको कम से कम हेडिंग्स तो मैं बताता ही चलूं। क्या है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इफ द प्रेसिडेंट is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of its territory thereof is threatened whether by war or external aggression or armed rebellion, he may be proclamation make a declaration of the effect in respect of whole of India or subject
पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रोक्लेमेशन। तो किसी भी भाग में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा वो पूरे देश के लिए लगेगा, ये देश के एक हिस्से के लिए भी लगाया जा सकता है। देश के एक हिस्से में भी इसको लगाया जा सकता है, किसी एक राज्य में भी लगाया जा सकता है और पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। अभी तक जो राष्ट्रीय आपात लगा है वो पूरे भारत में लगा है। चर्चा हम करेंगे कब कब लगा है, क्लियर। उसके बाद है कि ये जो उद्घोषणा है, आचार्य आलोक कुमार, मैं आपको तीनों उद्घोषणाएं बताऊंगा कि 3 बार आपातकाल लगा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो उद्घोषणा है इसको बाद में किसी उद्घोषणा के द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल लग गया, तो राष्ट्रपति बाद में चल के ये घोषणा करेंगे कि आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल हटा लिया गया है, क्लियर। ये प्रोविजन है उसके नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद जो भी आपातकाल, इस तरह का जो आपातकाल 352 में लगेगा, वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लगा देंगे, उसका लिखित में कैबिनेट के द्वारा लिखित रूप से वो जाएगा प्रस्ताव किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लिखित प्रस्ताव जब जाएगा आपातकाल घोषित करने का, तभी राष्ट्रपति लगाएंगे। यानी भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट जब लिखित में प्रस्ताव भेजेगी तभी ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, क्लियर। उसके बाद जो उद्घोषणा है, इस उद्घोषणा का संसद से अप्रूवल भी चाहिए। यानी जैसे उद्घोषणा जारी कर दी कि भाई आपातकाल लागू हो गया, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो दोनों सदनों से पारित हो जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर वो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जानी चाहिए। और एक बार में जो उद्घोषणा है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए उद्घोषणा हो सकती है। और अगर दोबारा उसको बढ़ाना है तो फिर से वो प्रस्ताव लेके आना पड़ता है राज्यसभा और लोकसभा में, और फिर उसको पारित कराना होता है। जब तक वहाँ से वो पारित नहीं होगी तब तक फिर वो आगे सस्टेन या कैरी ऑन नहीं करेगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से उसको पारित हो जाना चाहिए, क्लियर। और मान लीजिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो कभी अगर लोकसभा का विघटन हो गया है, ऐसे में जिस दिन लोकसभा बैठे उस लोकसभा को, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। राष्ट्रपति ने कहा जैसे कि भाई भारत पे बाहर से कोई हमला हो गया, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कब करेंगे? जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट है वो लिख करके प्रस्ताव देगी कि आप डिक्लेयर कर दो इमरजेंसी। तो लिखित में प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। अब जैसे घोषणा की, मान लीजिए आज कितने तारीख है, आज है 4 मई। 4 मई को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 4 मई का मतलब अगला 1 महीना 3 जून तक राज्यसभा से और लोकसभा से वो पारित हो जाना चाहिए, संकल्प जो उद्घोषणा का संकल्प गया था। लेकिन अब मान लीजिए इस बीच में लोकसभा भंग हो जाती है, आज 4 मई है, मान लीजिए 10 मई को लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा ने वो संकल्प पारित कर दिया और लोकसभा है ही नहीं, तो वो चलती रहेगी। लेकिन जब लोकसभा नहीं बनेगी तो नई लोकसभा जिस मान ले 2 महीने बाद बनी, तो 2 महीने बाद बनते ही 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को उसको पारित करना होगा, और पारित नहीं करती है तो वो उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी, क्लियर। सो हमेशा याद रखना कि 1 महीने का समय दिया होता है लोकसभा और राज्यसभा को कि वो उस प्रस्ताव को पारित करें ताकि वो उद्घोषणा चलती रहे, क्लियर। हाँ, अब आगे हम आते हैं और कितने बहुमत होगा, जो दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के कुल बहुमत और उपस्थित मत देने वालों का 2/3 कम से कम बहुमत। मतलब जैसे कि अगर लोकसभा में उद्घोषणा जो हुई है आपातकाल की, अगर उसका प्रस्ताव पारित कर बहुमत मतलब 273 कम से कम चाहिए 545 में से, प्लस मान लीजिए 400 लोग उपस्थित हुए तो 400 लोगों का 2/3 होना चाहिए, क्लियर। मतलब कुल का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम 2/3 दोनों सदनों के द्वारा वो संकल्प पारित किया जाना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा उद्घोषणा का, क्लियर। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। अब आपातकाल लागू हो गया, अब इस आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी इसके क्या क्या परिणाम निकल के आएंगे। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या होगा। सबसे पहले होगा जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर हो जाएगा, यानी राज्य के संबंध में जो कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो संघ भी करेगा। दूसरा, संघ की विधायी शक्ति का प्रसार भी वहां तक हो जाएगा, यानी राज्यों के मामले में भी संघ को कानून बनाने की शक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण होती है, इंडिया की इंटीग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ऐसे में जो संसद है उस संसद के पास ही सारी विधायिक शक्तियां, सारी प्रशासनिक शक्तियां, सारी कार्यपालिका शक्तियां आ जाती हैं एक तरीके से। क्लियर। एक तो ये परिवर्तन आता है। और क्या होता है, मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं काम की। चलिए, तो हाँ, यहाँ विधायी और कार्यपालिका शक्तियां ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद आर्टिकल 354 दे रखा है। आर्टिकल 354 में उसमें क्या प्रावधान है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो जब इमरजेंसी लगी हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो जो राजस्व का वितरण होता है ना, करों से प्राप्त जो आय होती है केंद्र और राज्य के बीच में, उसकी भी सारी शक्तियां एक तरीके से किसके पास पहुंच जाती है, केंद्र के पास। क्लियर, संघ के पास। उसके बाद है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में यह है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। तो जब भी बाह्य आक्रमण हुआ भारत पे, मान लीजिए किसी देश ने हमला कर दिया या भारत के अंदर आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ऐसे में देश की रक्षा करने का कार्य किसका है, राज्य का नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी इनका नहीं है। भारत की रक्षा करने का अधिकार संघ के पास है। तो संघ भारत की रक्षा करेगा। क्लियर। तो वो किसी भी क्षेत्र में सेना डिप्लॉय कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो तमाम तरह के जो प्रावधान है वो वहां पर कर सकता है। कौन, यूनियन, भारत सरकार। क्लियर। उसके बाद आता है आर्टिकल 356। 356 सभी को पता है। 356 में क्या है कि अगर किसी भी राज्य में संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है शासन, तो ऐसे में राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर के उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन। और उस राज्य का शासन राष्ट्रपति करने लगते हैं। और राष्ट्रपति करने लगते हैं तो कौन करेगा, सही मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो किसी भी राज्य में अगर कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए अभी मैं उदाहरण दूं आपको, मध्य प्रदेश में एक सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सरकार में मान लीजिए अभी 3 दलों ने मिलकर के समर्थन दे रखा है एक दूसरे को, और मान लीजिए इनमें से कोई एक दल समर्थन वापस खींच लेता है। एक दल कहता है कि भैया हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे, तो सरकार बहुमत की जगह किस में आ जाएगी, अल्पमत में। और जब सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो अल्पमत की सरकार को चलाने का संविधान में प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में अगर वहाँ की व्यवस्था को चलाना है तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति रिपोर्ट लेंगे क्या स्थिति है, और राज्यपाल कहेंगे कि यहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं है, तो राष्ट्रपति उस सरकार को भंग करेंगे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और फिर उसका शासन राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। क्लियर। तो कहीं भी अगर इस तरह की बहुमत की सरकार नहीं है या कहीं भी इस तरह की विफलताएं होती हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 में जो है प्रबंध है उसका भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात 352, संवैधानिक विफलता 356 और वित्तीय आपात 360। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 356 का। संविधान के अनुच्छेद 356 में कई बार सरकारों को हटा करके राष्ट्रपति शासन वहाँ पर राज्यों में लगाए गए हैं। 360 का आज तक भारत में कभी प्रयोग नहीं हुआ, और 352 का केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। 352 का केवल 3 बार प्रयोग हुआ है, और 360 का कोई प्रयोग नहीं हुआ। और 356 तो बहुत पीके प्रेमी का कहना है कि उपयोग नहीं दुरुपयोग हुआ है। चलिए, वो पॉलिटिक्स का विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। पर हमारा काम ये है कि ये सबसे ज़्यादा इसको
आर्टिकल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया 356 को। क्लियर। हालांकि अब जो है एक केस था शायद SR मुंबई 94 का, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसमें ये कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट जरूर कराया जाए, तभी किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार का निर्णय हो। क्लियर। सो आगे अब बढ़ते हैं, और आगे है आर्टिकल 356 सिंपल है। राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं चल रही है, तो राज्यपाल से रिपोर्ट मांगते हैं और वो रिपोर्ट से संतुष्ट हैं तो लगा देंगे। और राष्ट्रपति को क्या, सही मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लग जाए कि हाँ भैया इस राज्य में गड़बड़ है, तो वो लगा सकते हैं। क्लियर। लेकिन संवैधानिक विफलता उसका आधार है, ऐसे नहीं कि जब मन में आया तब लगा दिया। क्लियर। आगे है आर्टिकल 357 357। अनुच्छेद 357 ये कहता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल 357 ये बताता है कि अगर 356 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं इंग्लिश में राष्ट्रपति शासन को, तो उसकी जो विधायी बनाने की शक्ति थी उस विधानसभा की, क्या मुख्यमंत्री और उनके विधायक बनाएंगे या कौन बनाएगा, तो वो सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, केंद्र के पास। किसके पास आ जाएंगे, केंद्र के पास आ जाएंगी। राष्ट्रपति के पास मतलब केंद्र के पास। तो जो विधायी शक्तियों का उपयोग फिर केंद्र करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा। क्लियर। उसके बाद आता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 तो 358 ये कहता है कि जब भारत पर बाह्य आक्रमण के कारण, भारत पर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा चीन से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से भारत के युद्ध हुए, तो बाहरी आक्रमण के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है भारत में, जैसे किसी देश ने बाहरी से आक्रमण कर दिया, और ऐसे में फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी 352 में। तो अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी बाह्य आक्रमण के कारण, तो संविधान का एक अनुच्छेद है 19, हमने पढ़ा था आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जो कहता है कि आपको मौलिक अधिकार मिला है, किस चीज का, स्वतंत्रता का, वो आपका निलंबित हो जाता है ऑटोमेटिक। तो 358 क्या है, आर्टिकल 358 ये कहता है कि जैसे ही बाहर से कोई देश हमला करेगा, ऑटोमेटिक आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, आप आर्टिकल 19 का दावा नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा तत्काल। जैसे ही मान लीजिए भारत पर किसी ने हमला किया, तुरंत आपका आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर क्यों, क्योंकि बाह्य आक्रमण हो गया, 352 में आपातकाल लग गया, आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड, बोल नहीं सकते आप, कहीं भी आप आ जा नहीं सकते, जो आप घूमते घामते थे, आप कोई बिजनेस कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं भी आप बस नहीं सकते, कोई आप सम्मेलन नहीं कर सकते, कोई आप संघ नहीं बना सकते। इस तरीके से आर्टिकल 19 क्या होगा, इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा। तो आपसे कभी ये सवाल पूछा जाता है कि जैसे ही भारत पर बाह्य आक्रमण के कारण कोई आपातकाल लागू होता है, तो संविधान का कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो तुरंत सस्पेंड हो जाता है, वो है आर्टिकल 19 में दिया गया स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखो ये सब चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, यही चीज़ें क्या होती हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह में बहुत आ जाती हैं। अब हम इनको अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो यही तो सवाल IAS में पूछे जाते हैं, इसी तरह के सवाल कि किसी भी क्वेश्चन के थोड़ा सा अगर अंदर चले गए और हमें क्लैरिटी हो गई, तो चीज़ें फिर बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। जैसा हमने कहा कि आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना, कि एक ही आर्टिकल क्यों सस्पेंड हुआ, 20 क्यों नहीं हुआ, 21 क्यों नहीं हुआ, 19 ही क्यों सस्पेंड हुआ, क्योंकि 19 के कारण व्यवस्था को चलाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर 19 में कहता है कि आपको मौलिक अधिकार है सम्मेलन करने का, अब पंजाब की तरफ से कोई हमला हुआ है और हमने कहा कि भैया हम तो अमृतसर में रैली करेंगे, तो कितने लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है, सेना को अपना कार्य करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप सम्मेलन नहीं कर सकते। आपने बोला हम संघ बनाएंगे, भाई क्यों बनाओगे संघ, जब देश में आपातकाल लागू है तो क्यों संघ बनाओगे। या बोले हम तो कहीं भी घूमेंगे भारत में, अबाध भ्रमण, भाई देश में सुरक्षा का खतरा आ गया है, आप कह रहे हो कि मैं जाऊंगा जम्मू कश्मीर घूमने, क्यों जाओगे। तो इसलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी, कैसे मामलों में, जब बाहर से आक्रमण हुआ है, तो आर्टिकल 19 अपने आप में सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 359,
तो 358 में क्या क्या सस्पेंड हुआ आपका, 19 गया। जैसे 358 के अनुसार आपका क्या गया, आर्टिकल 19 गया। उसके बाद आर्टिकल 359 है, 359, वो कहता है सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में आपके जो बाकी मौलिक अधिकार हैं वो 359 में चले जाएंगे। बाकी जो मौलिक अधिकार है, पार्ट 3 क्या है, संविधान के भाग 3 यानी भाग 3 मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक आपको दिए गए हैं, उसमें आर्टिकल 359 ये कहता है कि बाकी 359 के अनुसार बाकी आपके चले जाएंगे, बाकी जो है निलंबित हो जाएंगे। लेकिन क्या निलंबित नहीं होगा, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। क्लियर? तो आप याद रखना कि 358 में क्या होगा, अनुच्छेद 358 के अनुसार आपका संविधान का अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा तुरंत, और 359 आर्टिकल 359 के अनुसार आपके बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लेकिन दो मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकते, वो है संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में। 20 और 21 में आर्टिकल 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकते। वो मौलिक अधिकार जो है आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होंगे। कई बार क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? सो आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जैसे आपने अगर कोई ऑफेंस किया है तो जिस कानून को आपने तोड़ा है केवल उसी कानून के अनुसार आपको सजा दी जा सकती है, आर्टिकल 20। दूसरा ये है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी बात है आर्टिकल 20 में कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो जो आर्टिकल 20 है, यानी कि अगर आपातकाल भी लगा हुआ है और कोई व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो जो अपराध उसने किया है केवल उसी कानून के अनुसार उसको सजा होगी। दूसरा, एक अपराध के लिए 2 बार से 1 से अधिक बार सजा नहीं होगी। और आर्टिकल 20 का अगला भाग ये कहता है किसी भी आदमी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता। अगर आपातकाल लगा है तो भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा, ये रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी एक तरीके से जीवन की स्वतंत्रता। तो चाहे आपातकाल लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए, आप इंसान को जीवन की स्वतंत्रता से मतलब बेदखल नहीं कर सकते। अगर हमने किसी व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता से ही बेदखल कर दिया तो फिर आपातकाल का मतलब क्या है भाई? हमने कहा कि तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं रहा, तो फिर उस व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए संविधान में 2 आर्टिकल, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जिन आर्टिकल को आपातकाल में भी इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल 359, और बाकी सारे सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बाकी सारे हो जाएंगे। क्लियर? तो याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, यानी आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 359 में आर्टिकल 20 और 21 छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है? आर्टिकल 360 है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 है, तो भारत में अभी तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि अलग से राजस्व ये और तमाम सारे काम करने हैं। तो ऐसे में 360 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेंगे। क्लियर? इसकी वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेंगे। तो और ये जो उद्घोषणा होगी बाद में दूसरी उद्घोषणा के द्वारा इसको वापस भी लिया जाएगा। मैं बता दूं इसमें क्या क्या प्रावधान है। ये जो उद्घोषणा है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, और इस उद्घोषणा को ये 2 महीने, अगर संसद के सदनों ने इसको पारित नहीं किया तो केवल 2 महीने तक ही रह सकती है। जैसे राष्ट्रीय आपात 6 महीने रह सकता है, ये केवल 2 महीने तक रह सकती है, और इसको भी 1 महीने के अंदर अंदर पारित करना होता है। ठीक है? और इस उद्घोषणा में हो क्या सकता है? जैसे करों की दर बढ़ाई जा सकती है, अतिरिक्त राजस्व की मांग की जा सकती है सरकार के द्वारा, लोगों से खर्चों में कटौती की, बहुत सारे काम सरकार आर्थिक रूप से इसको अपना सकती है। किसको? फाइनेंशियल इमरजेंसी में। क्लियर?
किसी के वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है, किसी के भी, इवन जो न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह है ना, अधिकारी वगैरह, सबके वेतन भत्ते कट सकते हैं इमरजेंसी में फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम बहुत सारे इस तरह के प्रोविजंस कर सकते हैं। अभी जो कोरोना संकट है, हालांकि राष्ट्रीय वित्तीय आपात तो नहीं है, लेकिन परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं। आप देखिए ना, भारत के पास कितना बड़ा संकट आ गया है कि हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, केवल खेती का उत्पादन हो रहा है, बाकी फैक्ट्रियां, कंपनियां सब बंद हैं, ऑफिस, दफ्तर, स्कूल सब बंद हैं। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग बंद है, हमारी क्या पूरी दुनिया की बंद है। तो ऐसे में प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हो सकता है सरकार को बहुत सारे खर्चों में कटौती करनी पड़े। तो वो कटौती करने के और भी प्रावधान हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो भी उसका एक तरीका है, यानी वित्तीय आपातकाल एक उसका तरीका हो सकता है। अभी तक तो भारत लकी है कि भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान जरूर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज़ बताना भूल गया था कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक एक बार में बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 साल की लोकसभा को 6 साल का किया जा सकता है, और राज्य की जो विधानसभा है उनके कार्यकाल भी 1-1 साल के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको एक और 2 चीज़ें बता दूं। एक फैक्ट ये है कि आपातकाल कब से कब तक लगा है भारत में, कब से कब तक आपातकाल लगा है। अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक पहली बार 6 साल तक भारत में आपातकाल रहा था, जब चीन ने भारत पर नेपाल में हमला किया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने हमला किया था 1962 में, तब भारत में 1962 में पहली बार आपातकाल लगा था। अक्टूबर 1962 से लेकर के जनवरी 1968 तक लगभग 5.5 साल। उसके बाद दूसरी बार भारत में आपातकाल लगा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 से लेके 1977 तक। और जब युद्ध हो रहा था तो इसी युद्ध के दौरान भारत में जून 1975 में भी एक आपातकाल लगा था, जो 1977 तक चला था, वो आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 2 बार जो आपातकाल लगा है भारत में 1962 से लेके 68 तक वो बाह्य आक्रमण, और 1971 से लेके 1977 तक वो भी बाह्य आक्रमण, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लेकिन जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाया दिया गया था। तो आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में जून 1975 में केवल एक ही बार आपातकाल लगा है, और बाकी केवल बाह्य आक्रमण के समय 2 बार भारत में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। बाकी आपको पता है आपातकाल में क्या क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान के जो प्रोविजंस हैं, चाहे राजभाषा के रहे हों, चाहे आपातकाल के संबंध में प्रोविजन हो 352, 356, 360, या राजभाषा के बारे में 343 से लेकर के 351 तक, लगभग बहुत सिंपल से प्रोविजंस थे। कोई बहुत कठिन प्रावधान नहीं थे, और सभी लोगों ने उसको समझ लिया होगा। और जो एक हमारे लक्ष्य के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है धर्मपाल सिंह राजपूत जी, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था जून 1975 में, तो वहाँ पे एक एक्ट लेके आया गया था, उसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं मीसा कानून। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी, और आपने देखा होगा जो मीसा कानून था उसमें तमाम नेताओं को उसके तहत बंद कर दिया गया था। भारत के एक बड़े प्रसिद्ध राजनेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो उनको भी जेल में भेज दिया गया था, आपको याद होगा। तो उस समय उनकी एक बेटी हुई थी, लालू प्रसाद यादव जी की एक बेटी हुई थी, और जो मीसा कानून आया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसकी फुल फॉर्म है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था। तो आपको पता होगा उनकी एक बेटी का नाम मीसा भारती है। उनकी एक जो बेटी है लालू प्रसाद यादव की, उनका नाम मीसा भारती है। वो उन्होंने उसी कानून के उसको उन्होंने कहा था कि काला कानून है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई है, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया है। तो उसी कानून के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा भारती रख दिया था। आप लोग चाहें तो मीसा भारती का नाम चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो क्लियर, 8:52, और अब आज के हमने 343 से आरंभ किया था, 360, 18 आर्टिकल हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो मुझे लगता है आज का हमारा पूरा हो गया। बाकी और जो चीज़ें हैं हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और अब संविधान में कुछ बहुत बचा नहीं है, अब कोई बहुत काम की चीज़ें बची नहीं है, सिंपल से प्रोविजंस हैं, सिर्फ वो बचे हुए हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो आज की संवैधानिक परिचर्चा को हम लोग 360 आर्टिकल तक रखेंगे और कोई क्वेश्चन या कोई आपके दिमाग में अगर ये चीज़ रहती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ और प्लीज़ काम के ही मैसेज करना, क्योंकि पूरे देश के पास नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे रिसीव करने में। सो 901385 इस नंबर पे आप कविताएं भेजिए। इस नंबर पे आप मुझे कोई क्वेश्चन हो वो पूछिए, लेकिन ज़्यादा मैसेज मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको पता है कि मंत्रालय में होने के नाते पूरे देश के लोगों से जानकारी और तमाम तरह के काम, मंत्रालय के विभागीय काम रहते हैं, तो बहुत सारा समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कविता या कोई काम की चीज़ ही भेजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी आपको चाहिए, ऐसा ना हो कि सभी लोग व्हाट्सएप करने लग जाएं और मैं चेक ही नहीं कर पाऊँ, तो काम की बातें भी छूट जाती हैं। क्लियर? सो अब हम आते हैं आगे और आज कविता सेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब कविता क्या रहेंगी हमारी? कविता में हम देखते हैं किस किस की आज लॉटरी लगी है। बहुत लोगों की कविताएं आई हुई हैं। ये हमारे बीच में कविता किसने भेजी है? सत्येंद्र कुमार राजपूत, शाहाबाद, हरदोई। सत्येंद्र कुमार भूपेंद्र को फ्लोर टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए। भूपेंद्र, मैं फ्लोर टेस्ट के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ठीक है। ऊपर कमेंट में लिख दिया है विनय कुमार लोधी राजपूत ने मेरा नंबर। ओ जंगेल साहब, चैनदास जंगेल जी, हमारे लक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्रभारी, आप पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को देखते हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। चलिए, सो आज एक कविता आई है सत्येंद्र कुमार राजपूत, शाहाबाद, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश से। शाहाबाद जिला, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। सो आज उनकी कविता, और देखते हैं किस किस की कविता आ जाएगी। आपातकाल की स्थिति के बारे में दिनेश श्वेता सिंह जी, सारे जो आदेश हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति केवल तभी दे सकते हैं जब लिखित में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उनको देगा। तो एक तरीके से व्यवहारिक रूप से सारे कार्य कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे व्यवहारिक रूप से, लेकिन नाम से किसके होगा? राष्ट्रपति के। क्लियर? सत्येंद्र कुमार राजपूत की कविता शाहाबाद, हरदोई से। तो मुझे लगता है काव्य पाठ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और संविधान में अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे। ये कविता शायद उन्होंने एक उसमें भी सुनाई थी, किसी कार्यक्रम में सुनाई थी। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये कविता लयबद्ध है, और मुझे लयबद्ध जो है आयुष्मान लोधी की कविता है अंबेडकर साहब के ऊपर, वो भी हम सुनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर आप लोग बंद कर दीजिए, कविता का आनंद लीजिए। 3-4 कविताएं आज हम लोग पूरी करते हैं। सबसे पहली कविता है सत्येंद्र कुमार राजपूत, शाहाबाद, हरदोई से। नवयुग की, अब ये कविता गाने वाली कविता है, लेकिन मेरे को गाना तो आता नहीं है। कविता है, नवयुग की शुरुआत हुई, जागो लोधी क्यों सोवत हो। नवयुग की शुरुआत हुई, जागो लोधी क्यों सोवत हो, अगड़न के पीछे चल चल के क्यों रोवत हो, क्यों रोवत हो। जो पढ़ो लिखो तो ज्ञान बढ़े, जो ज्ञान बढ़े तो मान बढ़े। जो पढ़ो लिखो तो ज्ञान बढ़े, जो ज्ञान बढ़े तो मान बढ़े, सारे जग में सम्मान बढ़े, सब लोधिन का अभिमान बढ़े, यह जानत हूँ तब पगलू, अगड़न की गठरी ढोबत हो, नवयुग की हुई शुरुआत हुई। ये कविता जो है, मैं ये चाहता हूँ कि इस कविता को सत्येंद्र कुमार राजपूत जी आप लयबद्ध करके अपनी आवाज़ में मुझे इसका ऑडियो भेजिए, क्योंकि इसमें इसकी जो लय नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो आप इसको ऑडियो बना करके भेजिए, फिर हम इस कविता को रखेंगे। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ,
किस किसने कविताएं भेजी थी। पुलिस के ऊपर एक कविता भेजी है हमारे बीच में संदीप लोधी, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संदीप लोधी जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से उन्होंने कविता भेजी है। ये बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं। ये बीए कर रहे हैं कानपुर विश्वविद्यालय से और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने पुलिस के ऊपर एक कविता भेजी है, संदीप लोधी। इनकी कविता हम लोग देखते हैं। पुलिस के सम्मान में एक सुंदर कविता। क्या कविता है? पुलिस सुख सुविधाओं का त्याग है। पुलिस सुख सुविधाओं का त्याग है। पुलिस अनुशासन का विभाग है। पुलिस देशभक्ति व जनसेवा का नारा है। पुलिस अमानवता से पीड़ितों का सहारा है। पुलिस नियम कानून की परिभाषा है। पुलिस नियम कानून की परिभाषा है। पुलिस अपराधों का गहन अध्ययन है, जिज्ञासा है। पुलिस है तो देखो कितनी शांति है। पुलिस नहीं है तो चारों तरफ क्रांति है। पुलिस जनता की सेवा के लिए तत्पर, त्योहार और परिवार को छोड़ देती है। पुलिस जनता की सेवा के लिए त्योहार व परिवार को छोड़ देती है और पुलिस वाले की पत्नी करवा चौथ का व्रत फोटो देखकर तोड़ देती है। पुलिस कभी ठंड में ठिठुरती तो गर्मी में जल जाती है, फिर भी उसे परिवार के लिए एक दिन छुट्टी नहीं मिल पाती है। पुलिस त्याग है, तपस्या है, साधना है। पुलिस जनता रूपी देवता की करती सेवा और आराधना है। जनता अक्सर ये क्यों भूल जाती है कि गोली पुलिस तो पुलिस भी अपने सीने पर खाती है। शहीद सिर्फ सीमा पर जवान नहीं होता, सैकड़ों की संख्या में पुलिस भी देश के अंदर जान गंवाती है। लोग कहते हैं पुलिस कहाँ है? मैं कहता हूँ पुलिस हर जगह है। पुलिस सांप्रदायिक तनाव में है। पुलिस राजनीतिक चुनाव में है। पुलिस जुलूस में, जलसे में, झूलों में है। तो पुलिस कभी ईद तो कभी होली के मेलों में है। पुलिस गली गली, गांव गांव, शहर शहर है। पुलिस जनता की सेवा में हाजिर आठों पहर है। पुलिस के भी होते सपने हैं, उनमें भी होती संवेदनाएं हैं। बस लगाते जाते उन पर आरोप, कोई नहीं समझता उनकी वेदनाएं। जो न्यौछावर हैं सदैव आपके लिए, उस पुलिस पर तुम अभिमान करो। मानो तो बस इतनी सी गुजारिश है मेरी, तुम पुलिस का अपमान नहीं सम्मान करो। तुम पुलिस का अपमान नहीं सम्मान करो। संदीप लोधी, बीए तृतीय वर्ष के छात्र, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत सुंदर कविता। और उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि किसकी कविता है हमारे पास। बहुत सारी कविताएं आती हैं और मैं देखता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक कविता है। डॉक्टर BR अंबेडकर के ऊपर एक कविता लिखी है। उनका जो योगदान है उसके ऊपर एक कविता है और ये कविता हमको भेजी है आयुष्मान लोधी। ये भी बच्चे विद्यार्थी हैं। ये है पन्ना, मध्य प्रदेश। पन्ना जिले में मुझे लगता है टैलेंट भरा पड़ा है। पन्ना मध्य प्रदेश में जो है कार्य करते हैं। पहले मुझे लगता था कि सतना में, इसमें सागर में लोग ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि जिला पन्ना में बहुत लोग लिखते हैं। कई सारे लोग रचनाएं भेजते हैं, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कविता है, विद्यार्थी है आयुष्मान लोधी। तो उनकी कविता को हम पढ़ते हैं। क्या कविता है? बाबा साहब ने जन्म लिया, बाबा साहब ने जन्म लिया, भारत की ये शान है। बाबा साहब ने जन्म लिया, भारत की ये शान है। मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला, बालक जन्मदेव समान है। उनका पूरा जीवन है इस कविता में। रामजी सकपाल पिता बने, भीमाबाई महान है। जो बाबा साहब के जो पिता थे अंबेडकर साहब के, उनका नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल पिता बने, भीमाबाई महान है। रमाबाई का साथ मिला, लिख दियो संविधान है। रमाबाई का साथ मिला, लिख दिया संविधान है।
महार जाति में जन्म लेकर अति अछूत कहलाते थे। गरीब जाति भेदी का दंश झेलकर शिक्षा को गले लगाए। कक्षा से बाहर पढ़कर भी देश का मान बढ़ायो। कृष्ण जी केलुष्कर ने फिर बुद्ध चरित्र से कियो सम्मान है। साहू जी सयाजी राव के सहयोग से आगे कदम बढ़ायो। अमेरिका और लंदन में पढ़कर अमूल शिक्षा रस पायो। अपनी मेहनत और परिश्रम से सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। पिछड़े और दलितों की खातिर किया बड़ा ऐलान है। देश के लड़े वो दलित पिछड़ों के साथ खड़े। वो जन जन की सेवा की खातिर सारा जीवन किया बलिदान। सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक विषमता पर किया बाद में प्रहार। भारतीयों के अधिकारों की खातिर संविधान दियो महान है। धार्मिक मान्यताओं में जकड़ा पिछड़ा दलित समाज। आधारहीन जीवन जिए आडंबर पाखंड बड़ा महान। बाबा साहब का उपदेश मिला पढ़ लिख कर तुम बनो महान। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बचाओ अपना आत्मसम्मान। बाबा साहब ने जन्म लिया भारत की ये शान है। तो ये कविता जो है आयुष्मान लोधी इन्होंने हमें भेजी है पन्ना मध्य प्रदेश से। और उसके अलावा एक और कविता हम आपके बीच में पढ़ते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत सारे लोगों की आई हैं लेकिन शायद इस वाले फ़ोन में आ गई हैं और इस वाले नंबर पर मैं शायद ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। तो कोई नहीं, एक कविता और पढ़ते हैं। और ये कविता है हमारे पास बबूल। बबूल का आप पेड़ जानते हैं, बबूल मौलिक अधिकार। और ये हरिमोहन राजपूत जी इटावा। हरिमोहन राजपूत जी बहुत अच्छे लेखक हैं, काव्य लेखन का कार्य करते हैं और उनकी ही कविता है बबूल। मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई कविता है। लक्ष्य के बहुत पुराने सम्मानित स्वयंसेवक हैं हरिमोहन राजपूत जी, जसवंत नगर इटावा से। और उनकी कविता है असली अधिकार बताता हूँ। असली अधिकार बताता हूँ, कीकर बन समझाता हूँ। कीकर मतलब बबूल का जो पेड़ होता है। असली अधिकार बताता हूँ, कीकर बन समझाता हूँ। समझ सको तो समझ लो, समझ सको तो समझ लो। 6 अधिकार दिलाता हूँ। किसान का पटला बनकर समता का भाव दिखाता हूँ। दातून चबाने वालों में भेदभाव नहीं कर पाता हूँ। मौलिक अधिकार बताता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ। बहुत सुंदर। उसके बाद अगली पंक्तियां हैं। स्वतंत्रता की राह जो अटके, स्वतंत्रता की राह जो अटके, कांटा बन चुभ जाता हूँ। हर भारतवासी को जीने की राह सिखाता हूँ। आज़ादी की बात बताता हूँ, कीकर बन समझाता हूँ। असली अधिकार बताता हूँ। तो पहला जो बताया उन्होंने समानता का, दूसरा बता दिया स्वतंत्रता का। आगे क्या है? आगे लिखते हैं राजपूत साहब, शोषण के प्रतीक खंडहरों पर, शोषण के प्रतीक खंडहरों पर त्रिशूल बन गड़ जाता हूँ। गोंद खाकर पुष्ट बनो, शोषण से लड़ना सिखाता हूँ। गोंद से ही जुड़ना सीखो, कीकर बन समझाता हूँ। मौलिक अधिकार बताता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ। स्वयं पूजा की चाह नहीं, स्वयं पूजा की चाह नहीं, सब धर्मों का मान बढ़ाता हूँ। सबकी रक्षा हित राहों में प्रहरी बन आता हूँ। कांटों से कांटा निकाल प्रेम का पाठ पढ़ाता हूँ। कीकर बन समझाता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ। शिक्षा संस्कृति की रक्षा हित, पहले शोषण का अधिकार आ गया, उसके बाद आपने देखा धर्मों का अधिकार आ गया और उसके बाद आ गया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और ये कीकर का जो पेड़ होता है बबूल का, उसके साथ बता रहे हैं हरिमोहन राजपूत जी। अगला क्या है? शिक्षा संस्कृति की रक्षा हित श्याम पट बन पाठ पढ़ाता हूँ। विलायती बबूल बन करके अंग्रेजी की याद दिलाता हूँ। सबका सम्मान सुरक्षित हो, कीकर बन समझाता हूँ। असली अधिकार बताता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ। न्याय का उपचार दिलाने को, अंतिम जो मौलिक अधिकार है, न्याय का उपचार दिलाने को कानून का हथौड़ा बन जाता हूँ। सबका सम्मान बचाने को कहीं चौथा पाया बन जाता हूँ।
सरपंच का तख्त बन अपने पर इठलाता हूँ, कि कर बन समझाता हूँ, संवैधानिक अधिकार बताता हूँ, संवैधानिक अधिकार बताता हूँ, मौलिक अधिकार बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरि मोहन राजपूत जी, इटावा से हमारे बीच इतनी सुंदर कविता आपने भेजी। और जिन लोगों की कविताओं को आज अवसर नहीं मिला है, हम प्रयास करेंगे कि कल के सत्र में वो शामिल हों, और इसी तरीके से आप लोग भेजते रहिए। धीरे धीरे ये सारी कविताएं लोगों के बीच में आती रहेंगी और संकलन भी इनका होता रहेगा, ताकि लक्ष्य स्वयंसेवकों के नाम से हम बाद में इनको पब्लिश कर देंगे। एक किताब अगर किसी पुस्तक में 100 कविताएं रहेंगी, भले ही छोटी छोटी, तो उसका भी हमें एक अवसर मिलेगा अपने लोगों की प्रतिभा को उजागर करने का, उसको पटल पर लाने का। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सेशन के लिए आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। अभी भी 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 110 लोग अभी भी चर्चा में है, तो बड़ी बात है। 1.5 घंटे तक सेशन चलने के बाद क्लियर। तो आज का सेशन अब हम लोग समाप्त करेंगे। ऑफिस का भी समय है सब लोगों का, आपका तो नहीं, हमारा तो रहता ही है। तो चलिए, पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।